जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं अररिया नगर परिषद क्षेत्र से मुख्य पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। नामांकन हो चुका है, नामांकन स्वीकृत भी हो चुका है। अब चुनाव शुरू हो रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम अररिया नगर परिषद की बात करें तो वो दिन बहुत लोगों को याद होगा जब ये नोटिफाइड एरिया कमेटी था। अनिल बोस साहब स्वर्गीय पहले इसके चेयरमैन बने थे। उसके बाद कई लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुए। हाजी यासीन साहब मरहूम हुए, हसीबुद्दीन साहब एडवोकेट मरहूम वो हो गए, फिर हंसराज चचा हो गए, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं उन सबको अपनी श्रद्धांजलि और खराज अकीदत पेश करता हूँ। हंसराज साहब के बाद, हंसराज प्रसाद जी जो थे, उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि नगर परिषद जो है वो नगर परिषद रह गया, इसकी गरिमा ख़त्म होती चली गई। सबसे पहली बात तो ये है कि जो विकास कार्य हुए उससे आप सब मीडिया बंधु वाकिफ है। उस विकास कार्य का नमूना आप रोज़ शहर में देखते हैं और विडंबना ये है कि जो इस तरह के विकास कार्य के जिम्मेदार हैं, जिनके ज़माने में 70 दुकानें बन करके आज तक वो अलॉट नहीं हुई किसी को हॉस्पिटल के कैंपस में, आज तक एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाया, उसमें से लोग फिर मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं। विडंबना ये है और वही विकास के दावे कर रहे हैं, जिनके चलते इस तरह का विकास हुआ कि लोग मुसीबत में हैं। आप ये बताइए कि ऐसा नाला बना जिसका पानी, नाले का पानी सड़क पे आ रहा है, नाले का पानी घरों में घुस रहा है। आज से लगभग 6000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात आप करते हैं। उस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, उसका सीवरेज सिस्टम था, जल निकासी की व्यवस्था थी। लेकिन आज 6000 साल बाद भी हम अररिया में एक सीवरेज सिस्टम नहीं बना पाए। जहाँ जैसी मर्जी हुई वैसा नाला बना दिया गया, किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। विकास का ये आलम है कि कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। हमारे शहर में गांव से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, वो क्या करें। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि ये नगर परिषद एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बना पाता? इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन लोगों ने नहीं सोचा। हरियाली मार्केट का मामला आप लोगों को पता है कि हरियाली मार्केट में क्या हुआ, पैसों को किस तरह से बंदरबाट हुआ, वो जस का तस मामला पड़ गया। अब कहा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है। आप अगर बात कीजिए सड़कों की, अधिकांश सड़कें जर्जर हैं। नाले बने तो नाले के स्लैब टूट जाते हैं कुछ दिनों में। मेरा सवाल ये है कि जो चेयरमैन रहे इस अवधि में, उन्होंने क्या किया? अगर कहीं नाला त्रुटिपूर्ण बन रहा था तो ये चेयरमैन की, मुख्य पार्षद की जिम्मेदारी थी कि उनको ये देखना चाहिए। आप कचरा उठाओ की बात करते हैं तो कचरा उठाओ कैसे हो रहा है? एक जगह से कचरा उठाया जाता है, कहीं और सड़क किनारे डंप कर दिया जाता है। आप रानीगंज रोड चले जाइए, आपको सड़क किनारे कचरा मिल जाएगा। कचरा वेस्ट डिस्पोजल जिसको कहते हैं, कचरा निस्तारण, उसकी कोई व्यवस्था आज तक नगर परिषद नहीं कर पाया। जबकि बहुत पहले इसके लिए भी ज़मीन खरीदी गई थी, उसमें भी क्या तकनीकी पेच फंसा, क्या घपला घोटाला हुआ, वो मामला जस का तस रह गया। ज़मीन ली भी गई, फिर वापस की गई, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। पारदर्शिता का बिल्कुल अभाव है और नगर परिषद की गरिमा साख को धक्का पहुंचा है। नगर परिषद पूरी व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर से अररिया के लोगों का विश्वास उठ चुका है। बहुत सारी समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट जो लगा उसके साथ भी ही समस्या हुई, उसमें भी घपले घोटाले हुए। हरियाली मार्केट का आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। नाला निर्माण में मीडिया की रिपोर्ट कहती है पिछले 15-20 सालों में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो 50 करोड़ रुपए का क्या हुआ? वो किस तरह का नाला बना? तो इसके क्या आज तक नगर परिषद ने कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया कि नगर का विकास कैसे होगा। कोई प्रवेश द्वार नहीं है
जहाँ पर के ये पता चले कि आप औरैया नगर परिषद में दाखिल हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। किसी वार्ड का कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई संकेत नहीं है कि ये किस वार्ड का हिस्सा है, कहीं पर भी। बस स्टैंड की व्यवस्था उसी तरह चरमराई हुई है, सड़क पे बस स्टैंड है। आप देखिए कि किस तरह का विकास हुआ है कि अगर वार्ड 29 की बात पर करें तो वार्ड 29 का जो मरिया टोल है वहाँ लोग आज भी नाव के सहारे आते जाते हैं। पूरा बस्ती जो है उस हिस्सा बाढ़ग्रस्त है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अगर कचरा सफाई की व्यवस्था होती भी है तो शहर के कुछ हिस्सों में होती है, घटियारी में क्यों नहीं होती, रहीकपुर में क्यों नहीं होती, वहाँ सफाई कर्मी क्यों नहीं जाते, गिदरिया में क्यों नहीं होता। मेरा ये सवाल है कि आखिर ये नगर परिषद किस तरह का काम कर रही है, क्यों नहीं पारदर्शिता है नगर परिषद में, क्यों लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जो लोग चेयरमैन रहे पिछले 10-15 सालों वो क्या कर रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आज आप विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो विकास आपने किया है वो विकास सबके सामने है। अब बताइए कि फुटकर दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जो फुटकर दुकानदार हैं उसके लिए कोई वेंडिंग जोन तो बना देते, आप एक व्यवस्था कर देते कि लोग वहाँ बैठ के अपना सामान बेचते, 200-400 रुपये कमा के रोज दिन में लेके जाते, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक के जाम की अलग व्यवस्था है, आए दिन ट्रैफिक जाम एक छोटे से शहर में लगा करता है। चांदनी चौक चले जाइए, अस्पताल के पास चले जाइए, उसकी कोई व्यवस्था नगर परिषद नहीं कर पाया, उससे कैसे निजात मिले। ऑटो स्टैंड, टोटो स्टैंड की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। हमेशा ये प्लान बनता रहा कि ऑटो स्टैंड होगा, टोटो स्टैंड होगा। एक मामला ये है, हालांकि शायद वो नगर परिषद का नहीं आता हो, लेकिन नगर का है, ये शवदाह गृह है। शवदाह गृह का निर्माण भी काफ़ी समय से लंबित है। वो जो पहुंच पथ भी नहीं है वहाँ तक, पैसे भी लगे हैं उस पर, वो भी उसके तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और टैक्स वसूला जा रहा है, वाटर टैक्स भी वसूला जा रहा है। जलापूर्ति कहीं शुरू ही नहीं हुई अब तक, लेकिन वाटर टैक्स वसूला जा रहा है आपसे। तो यह सारी समस्याएं तो हैं, समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि समस्याओं के जनक ही अब उन समस्याओं के समाधान का दावा करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। ये बहुत अजीब विडंबना है। कोई कह रहा है कि छल अब बर्दाश्त नहीं, यानी पहले बर्दाश्त था क्या, अब बर्दाश्त नहीं। पहले भी तो आप पद पे रहे हैं भाई, पार्षद, उप मुख्य पार्षद तो आप रह ही रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि छल अब बर्दाश्त नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसलिए चुनाव में आया कि मैंने बहुत दिनों तक इन समस्याओं को देखा है, एक मीडिया कर्मी की हैसियत से भी देखा, एक शहर के नागरिक की हैसियत से भी देखा कि समस्याएं क्या हैं। और सिर्फ मैंने समस्याएं नहीं देखी, मैंने समस्याओं के निदान एक रूपरेखा मैंने तैयार कर रखा है। अगर मैं आप लोगों के से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया अपना और मैं जीत कर मुख्य पार्षद बन पाया, तो मेरा एक पूरा मैनिफेस्टो है जो आज मैंने जारी किया है। मैं इसके आधार पे काम करूंगा, इसके अलावा भी अन्य काम जो है वो मैं करूंगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि शहर की व्यवस्था बदले, लोगों को ये पता चले कि वो औरैया नगर परिषद में प्रवेश कर रहे हैं, साफ़ सफाई की समूची व्यवस्था हो, शौचालय बनना बहुत ज़रूरी है, चिल्ड्रन पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई चिल्ड्रन पार्क नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है। अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अनुमंडल की लाइब्रेरी है, आप जाके देखिए उसकी क्या व्यवस्था है। वहाँ प्रशासन की तरफ से अखबार भी नहीं आता, एक मैगज़ीन नहीं आता, कंपटीशन की लोग तैयारी करते हैं। मैं गया हूँ, वहाँ बच्चे बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग सबकी तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ 2 अखबार नहीं आता। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई मैगज़ीन नहीं आता, जबकि सभी बच्चे बहुत मेहनती हैं। तो नगर परिषद के चेयरमैन होने के नाते अगर मैं आया तो मैं उस लाइब्रेरी को समृद्ध और सुदृढ़ करूँगा, ये मेरा वादा है, ताकि बच्चे जो हैं पढ़ सकें, उनको पर्याप्त पाठ्य सामग्री मिल सके और वो अच्छा कर सकें। एक प्रश्न ये उठ सकता है, लोगों बराबर ये प्रश्न उठाते रहते हैं कुछ लोग कि मेरा समाज सेवा में क्या योगदान है। इस बात को शुरू करने से पहले मैं चंद नाम लेना चाहूँगा और उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। एक नाम है प्रोफेसर अशोक झा का, दूसरा नाम है जिला लोक अभियोजक
स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद शर्मा जी का, तीसरा नाम है हंसराज प्रसाद जी का, चौथा नाम है हारून रशीद गाफिल साहब का। सन 90 के दशक में जब मैं वापस घर लौटा अपनी नौकरी के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद, तो जब साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई, संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, इस सब में मेरा सक्रिय योगदान रहा है। अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए मीडिया कर्मियों में से जो उस टाइम के हमारे साथी रहे हैं, जिसमें कमर साहब हैं, चंदन कुमार लालू जी हैं, हम सब लोगों ने 218 पंचायतों का सालों साल दौरा किया, पैदल चले, रात में आए, दिन में आए, ये सिलसिला 5, 7, 8 साल तक चलता रहा। क्या आप इसको समाज सेवा में नहीं गिनेंगे? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मेरा समाज सेवा में क्या योगदान है। दूसरी बात, जब अररिया अगर पल्स पोलियो मुक्त हुआ है तो मुझे गर्व है कि मेरा भी उसमें योगदान रहा है। जब WHO यहाँ का कार्यालय खुला और WHO ने एक्सटर्नल मॉनिटर रखा तो मुझे एक एक्सटर्नल मॉनिटर रखा गया। उसमें कई लोग हैं, यहाँ दीपक दास जी भी हैं, इसराइल साहब भी हैं, वो सारे लोग एक्सटर्नल मॉनिटर रह चुके हैं। उनसे पूछिए कि पल्स पोलियो अभियान में, ज़िले को पोलियो मुक्त करने में हम लोगों का क्या योगदान रहा है। लोग सवाल करते हैं कि सामाजिक योगदान मेरा क्या है, सामाजिक कार्य क्या है। उनसे पूछिए कि सामाजिक कार्य की परिभाषा क्या है। उनसे कहिए कि उनके सामाजिक कार्य की उनकी क्या समझ है। पहले समझ विकसित करें, फिर मुझसे ये सवाल पूछें कि मेरा सामाजिक कार्य क्या है। और अगर पल्स पोलियो में मेरे योगदान की बात करनी है तो मैं आपको नंबर देता हूँ। अभी WHO के स्टेट हेड हैं डॉक्टर परेश कंथारिया, गुजरात के हैं, पहले अररिया में SMO थे। आप उनसे फ़ोन करके पूछिए कि परवेज़ आलम का पल्स पोलियो अभियान में क्या योगदान है। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों से जुड़ा रहा, सामाजिक कार्य करता रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाए, फ़ोटो 4 कंबल बांट के मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाए, ये ज़रूर है। लेकिन कोई ये नहीं कर सकता है कि मेरा सामाजिक कार्य में योगदान नहीं है। मैं हमेशा से सामाजिक कार्य करता था, आज भी हूँ, और चेयरमैन अगर बनता हूँ मैं मुख्य पार्षद, तब भी मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग सही बात, सही मैसेज जो आप करते भी रहते हैं जनता तक पहुँचाएँ। और मैं इन सारे लोगों का जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, सत्तन भैया हैं, महमूद साहब हैं, प्रोफेसर रऊफ़ अनवर साहब हैं, असाब भाई हैं, सईद भाई हैं, शबीर भाई हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। मैं इन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर कोई सवाल आपका है तो आप हमसे ले सकते हैं, मैं सवाल लेने को तैयार। मैं बहुत ही स्पष्ट विज़न के साथ, क्लियर विज़न के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। कहीं भी कोई शक शुबा नहीं है। मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि नगर परिषद में विकास कैसे होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। और एक बात और मैं कह दूँ कि नगर परिषद के विकास की जो भी योजना बनेगी उसमें सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की भागीदारी होगी, उनसे मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद वो बोर्ड में पास किया जाएगा। और हर 6 माह पे नगर परिषद का चेयरमैन नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा और पब्लिक को ये अधिकार होगा कि वो सवाल कर सके कि ये काम हुआ और ये काम क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था होगी, किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नगर परिषद कार्यालय परिसर में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए अलग होगा, वहाँ कर्मी नियुक्त होंगे जो सारी समस्याओं को लिखेंगे, उनको प्रपत्र देंगे, अगर फॉर्म चाहिए तो फॉर्म मिलेगा, उनको भरने का तरीका बताया जाएगा। नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स के अलावा जो खाली ज़मीन है उस पर लगातार वसूला जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे नहीं पता कि ये समस्या क्यों इतनी बड़ी हो गई। अब ये बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खाली पड़ी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। मैंने 17,000 रुपये होल्डिंग टैक्स किया, 19 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पिछले 9 साल का बकाया लिया जाता है। अब ये बताइए कि नगर परिषद में बहुत सारे लोगों की खेती की ज़मीन है, 2 बीघे, 4 बीघे, 1 एकड़, उसका प्रॉपर्टी टैक्स वो कैसे देंगे? छोटा मोटा किसान, उसको तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। इस संबंध में नगर परिषद के अथॉरिटीज़ को, नगर परिषद के चेयरमैन को, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सरकार को ये लिखना चाहिए, पत्राचार करना चाहिए, सरकार से ये बात पहुंचानी चाहिए कि अररिया के लिए बहुत बड़ा बोझ है प्रॉपर्टी टैक्स।
खाली ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स, इसको कम किया जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए कि सर्किल रेट अररिया नगर परिषद की ज़मीनों का बहुत अधिक है। आप किसी भी मौजा का उठा लीजिए, किसी भी वार्ड का उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बुआरीबाद का सर्किल रेट 1,75,000 रुपये है, 1,05,000 से 1,75,000 रुपये डिसमिल है। 10 लाख की ज़मीन होगी, ज़मींदार को 10 लाख रुपये मिलते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 21 और 31 लाख पे निर्धारित होता है। इसको घटाना होगा। नगर परिषद इलाके में बहुत से लोग बेघर हैं, जब आप चुनकर मुंतखब होकर आएंगे क्या प्लान है? उनको आवास योजना चाहिए होगा। ज़मीन नहीं तो ज़मीन क्या एक सरकार के पास ये है कि जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन खरीद करके दी जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो लागू है, मुझे पता है, जब मैं मीडिया कर्मी था तो मुझे पता है। ये शहरी क्षेत्र के लिए लागू अगर नहीं है तो मैं इसको लागू करवाने का प्रयास करूंगा कि शहरी क्षेत्र में जो भूमिहीन है पहले उनको भूमि दिया जाए, फिर उनको आवास दिया जाए। और जिनके आवास के पुराने पैसे किस लंबित हैं, मेरी प्रायोरिटी होगी, मेरी प्राथमिकता होगी कि जो नियमानुसार जो इसके हकदार हैं उनका पैसा बिना किसी मुसीबत के उन तक पहुँचे, बिना किसी दौड़ भाग के उन तक पहुँचे। अब तक जो व्यवस्था रही है, प्रति किस्त 10 से 20 हज़ार रुपये वसूला जाता है आवास योजना में। इसमें कहा जाता है कि चेयरमैन का भी हिस्सा होता है, इस पर आप क्या करेंगे? ये तो आप बता सकते हैं, आप मीडिया हैं, आपको पता है कि प्रति आवास क्या किस्त वसूला जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो ये व्यवस्था बंद होगी, ये व्यवस्था बंद होगी, लाभुक को उसका पूरा पैसा मिलेगा। ये व्यवस्था कतई तौर पे बंद होगी। आप नगर परिषद का कहता है कि साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं, आप नगर परिषद कार्यालय जाके देख लीजिए, वहाँ की साफ सफाई की क्या व्यवस्था करते हैं। जब नगर परिषद कार्यालय अपने कार्यालय की व्यवस्था ने साफ सफाई नहीं करा सकता है तो पूरे नगर के साफ सफाई क्या दावा करता है। वहाँ के साहब लोगों का चैम्बर देखिए, आलिशान चैम्बर बना हुआ है, जो कर्मी काम करते हैं वो किस तरह से मुसीबत में काम करते हैं, आप देखिए क्या स्थिति है उनके काम करने की। इतना फर्क क्यों? आप जनता के सेवक हैं साहब। अररिया बस स्टैंड को लेकर के जब हमने पता किया तो बोला कि अररिया में नगर परिषद के अंदर ज़मीन नहीं है नगर परिषद की, इसलिए बस स्टैंड का बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर बनना। इस पे कैसे कार्य होगा, आप आएंगे? अगर कोई मुश्किल काम है तो उसका कोई हल भी है, अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी है। कहीं से भूमि अधिग्रहण कराना होगा, सरकार से बात करनी होगी, प्रशासन से बात करनी होगी। भाई ये प्रशासन की भी तो चीज़ है, ये जिला की भी तो चीज़ है, इसे नगर परिषद का थोड़ी है। लेकिन नगर परिषद को ये पहल करना होगा। बहैसियत चेयरमैन अगर मैं चुना जाता हूँ तो मैं पहल करूँगा कि बस स्टैंड, बाज़ाब्ता बस स्टैंड बने, वहाँ भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। एक चलन शौचालय वहाँ बनाया गया था लेकिन वो भी बेकार का, किसी काम का नहीं है। तो ये सारी समस्याएँ हैं जिन पर मैं काम करूँगा। मरिया टोला शहर से बिल्कुल कटा हुआ है, अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए मरिया टोला के लिए बात यह है कि मरिया टोला जो अभी महानंदा बेसिन फेज़ 4 है, इसका काम जब शुरू होगा, अभी इसका भूमि का सर्वे हो रहा है, उसमें एक पुल की भी बात है। मैं ये देखूंगा अगर वो पुल नहीं है तो मैं उस DPR में जिस स्तर तक मुझे जाना पड़े मैं एक पुल निर्माण के उसमें जुड़वाऊंगा और पुल निर्माण जल्द से जल्द करवाऊंगा। और वहाँ की जो सड़कें जर्जर हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स अंधेरे में हैं, वो पूरा उसी तरह होगा जैसे अन्य वार्ड होता है। मरिया टोला या घटियारी कहीं भी असमानता नहीं होगी। RS को विकास में योजनाओं में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। वहाँ का जो मंडी है वो सुव्यवस्थित होगा, कोई भी क्षेत्र भेदभाव का शिकार नहीं होगा। किसी भी रूप में, जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, किसी के रूप में अगर मैं जीतता हूँ तो मैं सबका चेयरमैन होऊंगा, सबका मुख्य पार्षद होऊंगा। मेरे लिए सब बराबर होंगे। जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने किसी कारण चाहने के बावजूद भी मुझे वोट नहीं दिया, या जिन्होंने किसी दूसरे को अच्छा समझा। लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मैं सबके लिए एक तरह से काम करूँगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 0 माइल बस स्टैंड है वहाँ पर बना हुआ, जो ना तो नगर परिषद गति के मेरे अंदर है और जिला परिषद भी गति के मेरे अंदर नहीं है। देखिए ये तो साफ सफाई वहाँ पे नहीं, ये तो तय है कि वो नगर परिषद के अंदर नहीं है, क्योंकि नगर परिषद की सीमा यहीं पे खत्म हो जाती है। नए डॉक्टर नए रबीब से आगे जाके नगर परिषद की सीमा खत्म हो जाती है। लेकिन वो एक समस्या है, उस समस्या का समाधान किसी न किसी स्तर पर तो निकलेगा। विधायक जी से बात होगी, माननीय सांसद जी से बात होगी, सरकार से बात होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी।
जो विभाग है उससे बात की जाएगी। समस्या अगर है तो समस्या का समाधान भी है। शर्त ये है क्या हम समाधान चाहते हैं। अभी तक यही हुआ कि समस्या लोग पैदा करते रहे और अब विकास के दावे कर रहे हैं। थैंक यू।